Hello everyone, I am Aradhana and welcome to पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्या मंदिर कागरीगोल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का थर्ड चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर्स, फाइबर का मतलब क्या होता है? जिससे हम कपड़ा बनाते हैं, ठीक है, तंतु। और सिंथेटिक का मतलब क्या हुआ? जो नेचुरल नहीं होता है, जिसको इंसानों द्वारा बनाया जाता है। तो सिंथेटिक फाइबर यानी कि कृत्रिम रेशे एंड प्लास्टिक्स। और हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में प्लास्टिक्स के बारे में। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द क्लोथ्स यानी कि जो ड्रेस होती है, जो पोशाक होती है, विच वी वेयर, जो हम पहनते हैं, आर मेड ऑफ फैब्रिक्स, वो किसकी बनी होती है? फैब्रिक्स यानी कि कपड़े की बनी होती है। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, और फैब्रिक जो होती है वो फाइबर्स की बनी होती है। ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। जो हमें फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं? हमें नेचुरल सोर्सेज भी होते हैं और आर्टिफिशियल सोर्सेज भी होते हैं, ठीक है। हमें सबसे पहले फाइबर जो होता है वो किस फाइबर से क्या मिलता है? यार्न मिलता है, और यार्न से क्या मिलता है? हमें फैब्रिक मिलता है, और फैब्रिक से फिर हमें अलग अलग क्लोथ्स बनाते हैं हम लोग, ठीक है। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? तो क्या आप कुछ नेचुरल फाइबर्स के नाम बता सकते हैं? फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स, और जो घर में हमारी चीजें होती हैं उनको बनाने में भी हम फाइबर्स का यूज करते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स, और आपको क्या करना है? कुछ आर्टिकल्स का की लिस्ट बनानी है जो फाइबर से बनी हो। ट्राई टू सेपरेट देम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स, और आपको आर्टिफिशियल फाइबर से जो बनी है और नेचुरल फाइबर से जो बनी होती है, उन दोनों को अलग अलग उनका ग्रुप बनाना है। मेक एंट्रीज इन टेबल 3.1, और इस टेबल में आपको भरना है। उसके बाद है व्हाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल? तो आपने कुछ फाइबर्स जो थे उनको आर्टिफिशियल क्यों कहा? आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो हमें जिसका कोई नेचुरल सोर्स नहीं होता है। यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो पिछले हमारी जो क्लास थी, हमने क्या पढ़ा था कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स या एनिमल उनके सोर्सेज होते हैं। और नेचुरल फाइबर्स क्या क्या हैं? जैसे कि कॉटन है, वूल यानी कि ऊन है, और सिल्क हो गया। द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग, जबकि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जो कृत्रिम रेशे होते हैं, वो इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर्स। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? सिंथेटिक या फिर मैनमेड फाइबर, कृत्रिम या मानव निर्मित रेशे। तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या हुए? जिनका कोई नेचुरल सोर्स नहीं होता है, जिनको जिनको मानवों के द्वारा बनाया जाता है। What are synthetic fibers? अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंड विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। तो हमको क्या करना है? आपको एक नेकलेस देखनी है जिसमें जो दाने होते हैं मोती जैसे होते हैं, उनको देखना है कि कैसे वो जुड़ के एक नेकलेस बना रहे हैं। और ट्राई टू जॉइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन, और जो पेपर क्लिप्स होते हैं उनको जोड़कर एक लंबी चेन बनाने की कोशिश कीजिए। एज इन फिगर 3.1 बी, जैसे इस 3.1 बी फिगर में दिखाया गया है। इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द टू? तो क्या दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है? तो हमने क्या किया है, दोनों ही जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारी, जो इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारी बीड्स मिलकर एक माला बना रही है, और इसमें बहुत सारी जो पेपर पिन्स हैं या पेपर क्लिप्स जो हैं वो मिलकर एक चेन सी बना रहे हैं ना। A synthetic fiber is also a chain of small units joined together. तो जो हमारा सिंथेटिक फाइबर होता है वो भी क्या है? वो भी एक चेन है। बहुत छोटी छोटी यूनिट्स जब मिलकर क्या बनाती है? एक चेन बनाती है, उससे हमारा बनता है सिंथेटिक फाइबर। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस, और हर एक जो यूनिट है वो क्या होता है? एक रासायनिक पदार्थ होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है, इनकी केमिकल से बना रहे हैं हम उसको ना। उसका कोई भी नेचुरल सोर्स नहीं है, ना प्लांट है ना एनिमल है, बल्कि क्या है? उसका सोर्स केमिकल है, इसीलिए तो हम इनको सिंथेटिक फाइबर कह रहे हैं। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। तो बहुत सारी जब छोटी छोटी यूनिट्स मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करती है तो उसको हम कहते हैं पॉलीमर। The word polymer comes from two Greek words, poly meaning many। तो जो polymer word है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, पॉली और मर। और पॉली का अर्थ होता है मैनी यानी कि बहुत सारे, और मर का अर्थ होता है पार्ट यानी कि उसके भाग, यूनिट, ठीक है। तो बहुत सारी यूनिट्स मिलकर
जो बनाएंगे उसको हम कहते हैं पॉलीमर। अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स, तो बहुत सारी यूनिट्स जब एक के बाद एक जुड़ेंगी तो फिर हम उसको कहेंगे पॉलीमर। तो सिंथेटिक फाइबर भी एक पॉलीमर है। पॉलीमर्स अकर इन नेचर ऑल्सो, जो पॉलीमर होते हैं वो हमारी नेचर में भी यानी कि हमारी प्रकृति में भी होते हैं। जैसे कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज, जो कॉटन होता है वो भी किसका पॉलीमर है, सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, और सेल्यूलोज किससे बनता है, बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट्स जब आपस में मिलेंगी फिर सेल्यूलोज बनेगा। तो जहाँ पर बहुत सारी यूनिट्स मिलकर एक कुछ बनाएंगी, कुछ नया प्रोडक्ट बनाएंगी, उसको हम कहते हैं पॉलीमर। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में कि वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला टाइप है रेयॉन। यू हैव रीड इन क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवॉर्म वाज डिस्कवर्ड इन चाइना एंड वाज केप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जो सिल्क फाइबर है वो किससे प्राप्त किया जाता है, सिल्क वॉर्म, जो सिल्क का कीड़ा होता है, रेशम का कीड़ा, उससे प्राप्त किया जाता है। और इसकी डिस्कवरी यानी कि इसकी खोज हुई थी चाइना में, और चाइना वालों ने बहुत टाइम तक ये बात छुपाई थी। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली, क्योंकि और ये जो फैब्रिक था, जो कपड़ा था, जो सिल्क फाइबर से बनाया जाता था, बहुत ज़्यादा महंगा, कॉस्टली का मतलब होता है महंगा था। बट इट्स ब्यूटिफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी, तो लेकिन ये जो इतना सुंदर दिखता था कि हर कोई इसको देख के इसकी ओर आकर्षित हो जाता था। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, तो बहुत कोशिश की गई कि जो सिल्क है उसको हम आर्टिफिशियली भी बनाएं, क्योंकि जो नेचुरली हमें मिल रहा था सिल्क वो तो बहुत कॉस्टली था। इसलिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कोशिश करी कि सिल्क को आर्टिफिशियली तैयार किया जाए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, तो जब 19th सेंचुरी खत्म हुई, scientists were successful in obtaining the fiber, a fiber having properties similar to that of silk। तो साइंटिस्ट जो थे उनको क्या मिल गया था, उनको एक ऐसा मिल गया था जिसकी जो प्रॉपर्टीज थी, जिसके जो गुण थे वो किसकी तरह थे, सेम सिल्क की तरह थे। सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुल पल्प, और ऐसा जो फाइबर था वो किससे मिला था, जो वुड पल्प होता है, जो लकड़ी की जो छाल होती है, उसके जो केमिकल, उसके साथ कुछ केमिकल रिएक्शन कराई गई थी, फिर हमें ऐसा कुछ फाइबर मिला था जिसकी प्रॉपर्टी सेम किसकी तरह थी, सिल्क की तरह थी। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क, और इस फाइबर को कहा गया रेयॉन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क। तो रेयॉन को ही हम आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। ऑल्दो रेयॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, जबकि जो रेयॉन है उसका सोर्स क्या है तो इसका सोर्स क्या, जो नेचुरल वुड पल्प है वही सोर्स है। येट इट इज अ मैन मेड फाइबर, लेकिन ये फिर भी क्या है, एक मानव निर्मित रेशा है, ठीक है, क्योंकि इस जो वुड पल्प था उसके साथ केमिकल रिएक्शंस कराई गई थी, उसके बाद हमें क्या मिला था, रेयॉन मिला था। इट इज चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वुवन लाइक सिल्क फाइबर, ये जो होता है सिल्क से भी सस्ता होता है, सिल्क से सस्ता होता है, और सिल्क के फाइबर्स की तरह ही इसकी बुनाई की जाती है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स, और इसको बहुत सारे रंगों में रंगा जा सकता है। रेयॉन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्सड विथ वूल टू मेक कारपेट्स, तो जो रेयॉन है उसको किस कॉटन के साथ मिक्स करके क्या बनाया जाता है, बेडशीट यानी कि चादरें बनाई जाती हैं, और ऊन के साथ मिक्स करके कारपेट, कालीन वगैरह, गलीचे वगैरह बनाए जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे नाइलॉन के बारे में। ये सब हम पढ़ रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। पहला टाइप था रेयॉन, और रेयॉन क्या था, रेयॉन को और क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क, इसकी प्रॉपर्टी सिल्क की तरह होती है। और उसके बाद है नाइलॉन। नाइलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर, नाइलॉन जो है एक दूसरा मानव निर्मित रेशा है। इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल, तो 1931 में क्या हुआ, नाइलॉन को बनाया गया बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज करते हुए। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर, ये किसके द्वारा बनाया गया था, कोयला, पानी और हवा के द्वारा इसका निर्माण किया, इसको बनाया गया था। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, और ये पहला पूरी तरह से मानव निर्मित या कृत्रिम रेशा था। नाइलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग था। इलास्टिक यानी कि इलास्टिक का मतलब होता है जिसको आसानी से खींचा जा सके, एंड लाइट, और बहुत हल्का भी था। इट वॉज लस्ट्रियस यानी कि बहुत चमकदार था, एंड ईजी टू वॉश, और इसको धोने में बहुत आसानी, इससे हम इसको धो सकते हैं। तो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ, तो कपड़े बनाने के लिए बहुत ज़्यादा
पॉपुलर हो गया क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग भी है और इलास्टिक भी है, इसको खींचा भी जा सकता है और हल्का भी है और साथ में इसकी एक चमक भी होती है और ये धोना भी इसको बहुत आसान होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। We use many articles made from nylon such as socks, ropes, tents, toothbrushes, car seat belts, sleeping bags, curtains, etc. तो नायलॉन से बनी हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे जो सॉक्स होते हैं और जो रस्सी होती है, टेंट्स होते हैं, जो टूथब्रश होता है और कार की जो सीट बेल्ट होती है, स्लीपिंग बैग्स होते हैं जो हमारे, और कर्टन यानी कि जो हमारे पर्दे होते हैं वो किसके बने होते हैं? नायलॉन के बने होते हैं। नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। तो नायलॉन का यूज किस में भी किया जाता है? पैराशूट्स बनाने में, और जो रॉक क्लाइंबिंग में जो रस्सियाँ यूज होती हैं, जो रोप्स यूज होती है, उनको बनाने में हम नायलॉन का यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि नायलॉन क्या है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। तो जो नायलॉन का धागा होता है, थ्रेड होता है, वो एक स्टील वायर से भी ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, तो नायलॉन जो है बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसलिए इसका यूज़ हम किस में करते हैं? पैराशूट्स बनाने में, और जो रॉक क्लाइंबिंग में जो रोप्स यूज होती है उनको बनाने में हम नायलॉन का यूज़ करते हैं। और नायलॉन का जो थ्रेड है वो एक स्टील की तार से भी ज़्यादा मजबूत होता है। उसके बाद अगला टॉपिक है पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक। पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिएस्टर भी एक दूसरा सिंथेटिक यानी कि मानव निर्मित रेशा है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजिली। रिंकल्ड का मतलब होता है मुड़ना। ठीक है, तो ये जो पॉलिएस्टर से जो बने कपड़े होते हैं उसमें मोड़ सिलवटें नहीं पड़ती है जल्दी से। इट मीन्स क्रिस्प इट रिमेन्स क्रिप्स एंड इज इजी टू वॉश। ये हमेशा क्या रहता है? बिल्कुल सीधा रहता है और धोना भी इसको आसान है। सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। तो जो ड्रेस बनती है उसके लिए ये अच्छा है कि हम किसका यूज़ करें? पॉलिएस्टर के कपड़े का यूज़ करें। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिएस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। तो आपने ज़रूर ऐसे लोग भी देखे होंगे जो पॉलिएस्टर के कपड़े पहनते हैं और पॉलिएस्टर से बने ड्रेसेस पहनते हैं। टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलिएस्टर। तो एक पॉलिएस्टर का उदाहरण है टेरिलीन। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर यार्न। तो क्या होता है, ये किसी भी धागे में या किसी भी कपड़े में इसको इससे कोई भी कपड़ा बनाया जा सकता है। माई मदर, अब पहेली कहती है, माई मदर ऑलवेज बाइज पीईटी बॉटल्स। पहेली की मम्मी हमेशा पीईटी बॉटल्स खरीदती है। अब पीईटी है क्या? एंड पीईटी जार्स, और पीईटी से बने जार्स भी खरीदती है। फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। क्या स्टोर करने के लिए? राइस और चावल और शुगर स्टोर करने के लिए पहेली की मम्मी हमेशा क्या करती है? पीईटी बॉटल्स और पीईटी जार्स खरीदती है। आई वंडर व्हाट पीईटी इज। अब पहेली सोचती कि आखिर ये पीईटी है क्या? पीईटी इज अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। तो पीईटी क्या है? किसका प्रकार है, किसका रूप है? पॉलिएस्टर का। पीईटी भी एक पॉलिएस्टर है। इट इज यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स। इसका यूज किस में किया जाता है? बॉटल्स बनाने में, यूटेंसिल यानी कि बर्तन बनाने में, फिल्म्स और वायर्स बनाने में, और एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स, और बहुत सारे उपयोगी प्रोडक्ट्स को बनाने में हम पॉलिएस्टर पीईटी का यूज करते हैं। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिएस्टर। और आपको क्या करना है? चारों ओर किसी चीजों को देख के लिस्ट बनानी है कि कौन सी चीज पॉलिएस्टर की बनी है। पॉलिएस्टर, पॉली का मतलब होता है मैनी, तो पॉली प्लस एस्टर, बहुत सारे एस्टर्स जब मिलकर जो बना रहे होंगे उसको हम कहेंगे पॉलिएस्टर। इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल एंड एस्टर। तो एस्टर की बहुत सारी यूनिट्स मिलकर क्या बनाएंगी? पॉलिएस्टर बनाएंगी। एस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। तो फलों से जो सुगंध आती है, जो स्मेल आती है, वो किसके कारण आती है? एस्टर्स के कारण आती है। फैब्रिक आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट एक्सेट्रा। तो जो फैब्रिक है, जो कपड़े हैं, किस नाम से बेचे जाते हैं? पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट एक्सेट्रा। एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। तो ये जो है ना, ये पॉलीवूल, टेरिकॉट और पॉलीकॉट है, ऐसा लग रहा है कि कोई दो फाइबर्स को मिक्स करके एक फैब्रिक बनाया गया है। तो पॉलीकॉट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलीएस्टर एंड कॉटन। तो जो पॉलीकॉट है वो किससे बना है? एक तो उसमें पॉलीएस्टर है
और दूसरा कॉटन है। तो कॉटन और पॉलीएस्टर का मिक्सचर क्या है? पॉलीकॉट है। और वही दूसरी और पॉलीवूल जो है वो है पॉलीएस्टर और वूल का मिक्सचर। पॉलीवूल है पॉलीएस्टर और वूल का मिक्सचर, ये मिलकर क्या बना रहे हैं? पॉलीवूल बना रहे हैं। We wear sweaters and use shawls और blankets in the winter। हम ठंडी में क्या यूज करते हैं? स्वेटर पहनते हैं और शॉल्स पहनते हैं और कंबल का यूज करते हैं, हम गर्म कपड़ों का यूज करते हैं। Many of these are actually not made from natural wools। तो हमको पता है वूल हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? नेचुरल सोर्सेज भी होते हैं और आर्टिफिशियल सोर्सेज भी होते हैं। इससे पहले आपने नेचुरल सोर्सेज पढ़े थे, जैसे कि जो शीप के बाल होते हैं उससे हमें वूल मिलती है, कैमल वगैरह। तो कुछ जो वूल है कोई वो किससे हमें मिलता है? नेचुरल फाइबर से नहीं मिलके हमें वो मिलता है आर्टिफिशियल फाइबर से। तो हम उसी के बारे में इससे पढ़ेंगे। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर। बहुत सारा जो वूल है यानी कि जो वूलन क्लोथ्स है वो नेचुरल वूल से नहीं बने होते हैं, दो दे अपेयर टू रिजेंबल वूल, पर ऐसा लगता है कि वो ऊनी है। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्राइलिक। तो ये जो वूलन क्लोथ्स हैं जो हमें लगता है कि नेचुरल वूल से बने हैं पर होते नहीं है, तो ये किसके बने होते हैं? एक सिंथेटिक फाइबर के बने होते हैं जिसको हम कहते हैं एक्राइलिक। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव, क्योंकि जो नेचुरल सोर्सेज से जो प्राकृतिक स्रोत से हमें ऊन प्राप्त होता है वो बहुत महंगा होता है। वेरेस क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्राइलिक आर रिलेटिवली चीप, जबकि जो एक्राइलिक से बने कपड़े होते हैं काफी सस्ते होते हैं। दे आर अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ कलर्स, और बहुत सारे कलर्स में हमको मिल जाती हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर। तो जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, ड्यूरेबल का मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा टाइम तक चलती हैं, और अफोर्डेबल का मतलब है कोई भी उनको ले सकता है, इनकी सस्ती होती होंगी। तो जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो ड्यूरेबल भी होती है, काफ़ी टाइम तक ये चलाई जा सकती है, और अफोर्डेबल यानी कि हर कोई इनको खरीद सकता है, जिस कारण जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं एज कम्पेयर टू दी नेचुरल फाइबर्स। उसके बाद है यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। तो आपने एक एक्टिविटी करी थी जिसमें आपको जलाना था नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स को जलाना था। What did you observe when you burn synthetic fiber? You find that their behavior is different from that of the natural fiber। तो जब हमने सिंथेटिक फाइबर्स को जलाया था उनका बिहेवियर पूरा ही डिफरेंट था। किससे? जब हमने जलाया था नेचुरल फाइबर्स को। अब कैसे डिफरेंट था? क्योंकि यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग, क्योंकि गर्म करने पर जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो पिघल जाते हैं। जो सिंथेटिक फाइबर अगर हम उनको गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? थोड़ी अगर हम उनको हीट देंगे तो क्या हो जाएगा? वो पिघलना शुरू कर देते हैं। दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर्स का यही एक हानिकारक गुण है कि वो हीट मिलने पर यानी कि उनको गर्म करने पर वो पिघल जाते हैं। इफ द क्लोथ्स कैच फायर, तो अगर कपड़ों में कभी आग पकड़ गई, इट कैन बी डिजास्ट्रस। डिजास्ट्रस का मतलब होता है आपदाजनक, यानी कि वो बहुत ज़्यादा आपदाजनक हो सकता है। द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ पर्सन वेयरिंग इट। तो जो फैब्रिक होता है अगर थोड़ी सी भी उसको हीट मिलेगी वो पिघलना शुरू कर देगा, और जिस व्यक्ति ने उसको पहना होगा उसकी बॉडी से वो चिपक जाएगा। ठीक है, स्टिक मीन होता है चिपकना। वी शुड देयरफॉर, इसलिए हमें नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन और इन द लेबोरेटरी। तो इसलिए हमें किचन में काम करते समय या जब हम लेबोरेटरी में कोई काम कर रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शंस वगैरह कर रहे हो, तो हमें कभी भी क्या नहीं पहनने चाहिए? सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए। ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जो सिंथेटिक फैब्रिक के बने होते हैं, क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो पिघलने लग जाता है जब वो उसे गर्म किया जाता है, और पिघलेगा तो जिसने उसे पहना होगा उसकी बॉडी से वो चिपक जाएगा। अब पहली कहती है, ओ नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई माय मदर नेवर वेयर्स पॉलिएस्टर क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन। अच्छा, अब मैं समझी कि मेरी मम्मी कभी भी किचन में काम करते समय पॉलिएस्टर के बने हुए कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं, क्योंकि पॉलिएस्टर भी क्या है? एक इट इज ऑल्सो अ सिंथेटिक फाइबर, ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है। All the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw material of petroleum origin। तो पेट्रोलियम ओरिजिन की जो रॉ मटेरियल है जैसे कोल और पेट्रोल वगैरह, तो इनका यूज करके सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोलियम ओरिजिन के जो भी ये रॉ मटेरियल है इनको हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स, और इनका यूज करके बनाए जाते हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर्स।
उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, क्या क्या इसके इनकी विशेषताएं क्या क्या है। इमेजिन दैट इट इज अ रेनी डे, जरा सोचिए कि अगर कोई बरसात वाला दिन होगा, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड व्हाई, तो आप किस प्रकार का छाता यूज करना चाहेंगे और क्यों। सिंथेटिक फाइबर्स पोजेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स जो होती है ना, जो होते हैं बहुत, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, विशेष कैरेक्टर्स होते हैं जिससे उसका बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, ठीक है, बहुत से उसके कपड़े बनते हैं। दे ड्राई अप क्विकली, वो जल्दी से सूख जाते हैं। आर ड्यूरेबल, और काफ़ी टाइम तक हम उनको चला सकते हैं। लेस एक्सपेंसिव, यानी कि कम महंगे, यानी कि सस्ते होते हैं वो। रेडिली अवेलेबल, और जल्द मिल भी जाते हैं हर जगह पे। एंड ईजी टू मेंटेन, और उनका रख रखाव भी आसान होता है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ। क्या करना है आपको, एक्टिविटी दे रखी है नीचे, एक्टिविटी 3.2, टू टेक टू क्लोथ पीसेस ऑफ सेम साइज। आपको क्या करना है, सेम साइज के दो कपड़े के पीस लेने हैं, रफली हाफ अ मीटर स्क्वायर ईच, और कितना लेना है, हाफ अ मीटर, ठीक है। वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर, उसमें से एक किसका होना चाहिए, नेचुरल फाइबर्स का, जैसे आप कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं। द अदर कुड बी अ सिंथेटिक फाइबर, और दूसरा एक सिंथेटिक फाइबर होना चाहिए। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सेलेक्टिंग दीज पीसेज, और आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं इन जो पीसेज हैं उनको सेलेक्ट करने में। सोक द पीसेज इन डिफरेंट मग्स ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, और दो मग्स लेने हैं आपको, दोनों में समान मात्रा में पानी डालना है, और दोनों ही कपड़ों को आप एक एक मग में आप डाल देंगे। एक में डालेंगे आप नेचुरल फाइबर का, और एक में डालेंगे आप सिंथेटिक फाइबर वाला कपड़ा। टेक द पीसेस आउट ऑफ द कंटेनर आफ्टर 5 मिनट्स एंड स्प्रेड देम इन द सन। फिर आपको क्या करना है, 5 मिनट बाद दोनों ही जो कपड़े लिए थे उनको कंटेनर से बाहर निकालकर धूप में आपको सुखाना है 5 मिनट के लिए। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द ईच कंटेनर, और फिर देखिए कि क्या जो दोनों कंटेनर है उनमें पानी बराबर बचा हुआ है, या किसी में ज्यादा किसी में कम है। डू सिंथेटिक फाइबर्स सोक लेस और मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर, तो क्या जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो ज्यादा या कम पानी सोखते हैं एज कम्पेयर टू द नेचुरल फाइबर्स। डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई, तो क्या वो ज्यादा या कम समय लेते हैं सूखने में। तो जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो कम पानी सोखते हैं और साथ में वो जल्दी भी सूख जाते हैं एज कम्पेयर टू द नेचुरल फैब्रिक्स, ठीक है। What does this activity tell you about the characteristic of the synthetic fibers? तो सिंथेटिक फाइबर्स के कौन से कैरेक्टरिस्टिक आपको इस एक्टिविटी से पता चले। फाइंड आउट फ्रॉम, तो जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं और वो कम पानी सोखते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज फैब्रिक्स कंपेयर टू द नेचुरल फाइबर फैब्रिक्स। तो आपको क्या करना है, आपके पेरेंट्स से पता करना है कि ये जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो कितना चलते हैं और कितना इनका प्राइस होता है, यानी कि कितने कितने रुपीस का ये होता है, और इनका रख रखाव कैसा होता है, कठिन होता है या हम इनको आसानी से रख सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स। यू मस्ट बी फैमिलियर विथ मैनी प्लास्टिक आर्टिकल यूज एवरी डे। तो आपने बहुत सारी प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुएं देखी होंगी, जैसे मग है, चेयर है और ये बकेट है। मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस। आपको क्या करना है, ऐसे आइटम्स की लिस्ट बनानी है और उनके यूजेस लिखने हैं कि आप किन कामों के लिए उनका यूज करते हैं। प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। तो प्लास्टिक भी क्या है, एक पॉलीमर है, जैसे हमारा क्या था सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर एक पॉलीमर था, वैसे ही प्लास्टिक भी एक क्या है, पॉलीमर है। तो पॉलीमर क्या होता है, हमने पढ़ा था कि बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स आपस में मिलकर एक चेन बनाती है, तो उसको हम कहते हैं पॉलीमर। तो पॉलीमर का एक टाइप हमने पढ़ा सिंथेटिक फाइबर, और दूसरा अब हम पढ़ रहे हैं प्लास्टिक। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। तो सभी जो प्लास्टिक्स हैं उसमें उसमें जो यूनिट्स होती हैं वो सभी एक प्रकार से अरेंजमेंट उनका नहीं होता है। इन सम इट इज लीनियर, लीनियर का मतलब होता है सीधा, कुछ में ये सीधा होता है, वेयर इन अदर्स इट इज क्रॉस लिंक, और किसी में ये क्रॉस लिंक होता है। यहाँ पर दिखाया गया है जैसे फिगर ए है, तो ये है लीनियर अरेंजमेंट, एक के बाद एक सीधा सीधी लाइन बना रहे हैं, और उसके बाद है क्रॉस लिंक, ठीक है। यहाँ पर जैसे एक यूनिट है उससे फिर और 4 यूनिट्स और जुड़ी हैं, तो ये वाला जो अरेंजमेंट है ये है क्रॉस लिंक्ड, और ये ऊपर वाला जो है वो है लीनियर यानी कि सीधा। Plastic articles are available in all possible shapes and sizes
एज यू कैन सी इन फिगर 3.7। तो प्लास्टिक के जो आर्टिकल्स होते हैं, जो वस्तुएं होती है, वो लगभग हर प्रकार की शेप्स यानी कि आकार में हमें मिल जाती है और साइज में भी मिल जाती है, आमाप में भी मिल जाती है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज पॉसिबल? तो क्या आपने सोचा है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि प्लास्टिक को किसी भी आकार का ढाला जा सकता है, बनाया जा सकता है और किसी भी साइज का उसको हम बना सकते हैं। द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज इजिली मोल्डेबल। मोल्डेबल का मतलब होता है जिसको हम पिघलाकर किसी दूसरे स्ट्रक्चर में उसको उसको और दूसरा स्ट्रक्चर उसका बदल सकते हैं, यानी कि उसका ढांचा हम बदल सकते हैं। दैट इज कैन बी शेप्ड इनटू इन एनी फॉर्म, यानी कि उसको किसी भी आकार में हम बदल सकते हैं, यानी कि उसको किसी का भी आकार, किसी भी कैसा भी आकार हम प्लास्टिक्स को दे सकते हैं, तो वो होता है मोल्डेबल। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। रीयूज, उसका रीयूज कर सकते हैं। कलर्ड, और उसको कलर किया जा सकता है। मेल्टेड, उसको पिघलाया जा सकता है। रोल इनटू शीट्स, और रोल करके उनको शीट्स बनाए जा सकते हैं। और मेड इनटू वायर्स, और उनके वायर्स भी बनाए जा सकते हैं। दैट इज व्हाई इट फाइंड सच अ वैरायटी ऑफ यूजेस, इसलिए प्लास्टिक के इतने सारे यूज हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं प्लास्टिक के आर्टिकल्स, जैसे बकेट है, चेयर है, ग्लास, और ये टॉय है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। उसके बाद है पॉलीथीन। पॉली प्लस इथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। ये भी किसका एग्जाम्पल है? प्लास्टिक का, जो हम पॉलीथीन बैग्स होती है जो हमारे पास। इट इज यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग्स। तो ये जो पॉलीथीन है, इसका यूज क्या बनाने में किया जाता है? जो हम पॉलीथीन बैग्स का यूज करते हैं। आजकल बैन है कि पॉलीथीन बैग का यूज ना करें, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको उसमें पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो पॉलीथीन से क्या बनता है? जो पॉलीथीन बैग्स का हम यूज करते हैं वो बनती है। और पॉलीथीन भी क्या है? प्लास्टिक है। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। अब क्या करना है आपको? एक प्लास्टिक का टुकड़ा आपको बेंड करने का, यानी कि उसको मुड़ाने की कोशिश करनी है। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बी बेंड इजिली? तो क्या सभी जो प्लास्टिक की बनी चीजें हैं आसानी से हम उनको मुड़ा सकते हैं या उनको मोड़ तोड़ सकते हैं? You will observe that some plastic articles can be bent easily while some break down forced to break when forced to bend। तो हमने देखा कि कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जिनको हम आसानी से बेंड कर सकते हैं, और जबकि कुछ ऐसे होते हैं जब जब हम उनको ज्यादा फोर्सफुली बेंड करेंगे तो क्या हो जाता है? वो टूट जाती है। When we add hot water to a plastic bottle, it gets deformed। तो कभी होता है कि हम बहुत ज़्यादा गर्म पानी किसी प्लास्टिक की बोतल में डालते हैं तो क्या होता है? उसकी शेप बदल जाती है। Such plastic which gets deformed easily on heating can be bent easily are known as thermoplastics। तो ऐसे प्लास्टिक्स जिनको हीट से, यानी कि गर्मी से, जिनका शेप्स बदला जा सकता है या जिनको मोड़ा जा सकता है, उनको हम कहेंगे थर्मोप्लास्टिक्स। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। तो पॉलीथीन और जो पीवीसी है वो एग्जांपल है थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं? ऐसे प्लास्टिक्स जिनको गर्मी जो गर्मी के कारण या जिनको हम थोड़ी सी हीट देंगे तो क्या हो जाएगा? उनका शेप बदल जाएगा और फिर हम उनको किसी और शेप में भी ढाल सकते हैं। दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज। और ये जो प्लास्टिक है इसका यूज किस में करते हैं? जो खिलौने बनाने में करते हैं हम लोग। कॉम, जो कंघियां होती हैं उनको बनाने में करते हैं। एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर, बहुत प्रकार के जो कंटेनर्स होते हैं, डब्बे, उनको बनाने में भी किया जाता है थर्मोप्लास्टिक्स का यूज। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस। जबकि कुछ प्लास्टिक्स ऐसे हैं जिनको अगर हमने एक बार किसी एक पर्टिकुलर हमने उनको ढांचा दे दिया, कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। तो हीटिंग यानी कि हीट देने के बाद भी उनको सॉफ्ट, मुलायम नहीं किया जा सकता है। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो ऐसे प्लास्टिक्स को कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स क्या थे? जिनको हीट देने पर वो आसानी से सॉफ्ट हो जा रहे थे और फिर हम उनको किसी और स्ट्रक्चर में किसी और ढांचे में ढांचा उनका बना पा रहे थे। जबकि दूसरी ओर कौन सा प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। वो कैसे प्लास्टिक्स है? तो थर्मोसेटिंग कैसे प्लास्टिक्स हैं? जिनको हमने अगर एक बार स्ट्रक्चर दे दिया, अगर फिर उसके बाद हम उनको हीट भी देंगे तो वो सॉफ्ट नहीं होते हैं। तो उनका स्ट्रक्चर जो हमने दे दिया वो वैसा ही रहेगा। टू एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन। तो इसके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के दो एग्जाम्पल हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो बेकेलाइट होता है वो हीट यानी कि ऊष्मा और जो बिजली होता है उसका कुचालक होता है, बहुत मतलब बहुत कम कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी।
इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस। और तो क्या बनाने में किया जाएगा, जब इससे बिजली जो विद्युत धारा होगी वो नहीं बह रही होगी तो हम बैकलाइट का यूज कर सकते हैं स्विच बनाने में। हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, बहुत सारे बर्तनों के जो हैंडल्स होते हैं उनको बनाने में इसका यूज किया जा सकता है। मेलामाइन इज अ वर्सेटाइल मटेरियल। तो जो मेलामाइन होता है इसके बहुत सारे यूजेस हैं। इट रेजिस्ट फायर, ये क्या करता है, आग की जो गर्मी होती है उसको रोकता है। एंड कैन टोलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स, और बहुत सारी अदर प्लास्टिक्स की के कंपैरिजन में ये हीट को क्या करता है, सहन करने की इसमें क्षमता होती है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, और जो हमारी फ्लोर की टाइल्स होती है वो बनाने में इसका यूज होता है। किचन वेयर, जो बर्तन होते हैं किचन के वो बनाने में। एंड फैब्रिक विच रेजिस्ट फायर, और जो फायर रेजिस्ट वाली जो फैब्रिक कपड़े होते हैं ना, जो फायर ब्रिगेड वाले पहनते हैं, उनको बनाने में इसका यूज होता है मेलामाइन का। फिगर 3.8 shows the various uses of thermoplastics and thermosetting plastic। यहाँ पर दिखाया गया है कि थर्मोसेटिंग और जो थर्मोप्लास्टिक है उनकी क्या क्या यूजेस हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी, एक हमने पढ़ा थर्मोप्लास्टिक, जो क्या हो रहा था, इजीली हम उनको हीट कर रहे थे तो वो इजीली दूसरे शेप में हम उनको, वो इजीली सॉफ्ट हो जा रहे थे, फिर हम उनको दूसरे शेप में उनको दूसरा शेप दे पा रहे थे। और दूसरी ओर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से जिन जो अगर हमको हीट देंगे फिर भी वो सॉफ्ट नहीं हो रहे थे, और इसके एग्जाम्पल थे बेकेलाइट और मेलामाइन। तो जैसे कुकर, प्रेशर कुकर जो होता है उसका उसका जो हैंडल होता है वो बेकेलाइट का बना होता है, जो ब्लैक कलर का होता है, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। और जो बर्तनों के हैंडल होते हैं वो बेकेलाइट के बने होते हैं, ताकि जो पकड़ने पर हमें हीट ना लगे, गर्मी ना लगे। उसके बाद है प्लास्टिक्स आर मटेरियल ऑफ चॉइस टुडे इफ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम। तो आजकल अगर हम सोचें कि हमें कुछ स्टोर करना है, वाटर, मिल्क, पिकल्स जैसे भोज्य पदार्थ को स्टोर करना है, और वाटर पानी स्टोर करना है, दूध स्टोर करना है, और अचार स्टोर करना है, ड्राई फ्रूट एक्सेट्रा कुछ भी हमें स्टोर करना है, हम क्या चूज करते हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स को। प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट कन्वीनियंट, तो हम क्या किस में स्टोर करते हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स में। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो हल्के होते हैं, लोअर प्राइस, उनका दाम भी कम होता है, गुड स्ट्रेंथ एंड इजी हैंडलिंग, और वो हमें मिल भी जाते हैं इजीली, और आराम से हम उनको एक जगह से दूसरी जगह में ले जा भी सकते हैं, और आसानी से उसका रख रखाव भी किया जा सकता है। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल्स, तो जो मेटल्स यानी कि जो धातु होती है उनसे हल्के होने की वजह से प्लास्टिक्स आर यूज इन कार्स। तो कार्स में भी इनका यूज किया जाता है, एयरक्राफ्ट जो हवाई जहाज होते हैं उनमें भी यूज किया जाता है, स्पेस क्राफ्ट जो होते हैं उनमें भी यूज किया जाता है। द लिस्ट इज एंडलेस, तो जो लिस्ट है बहुत बड़ी हो सकती है। इफ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस एक्सेट्रा, तो जो अगर हम लिस्ट बनाएं कि क्या क्या चीज़ें प्लास्टिक की बनी होंगी हैं, तो लिस्ट क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। तो आइए अब डिस्कस करें कैरेक्टरिस्टिक इसके, प्लास्टिक के, यानी कि प्लास्टिक की क्या क्या गुण या विशेषताएं होती है। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब होता है जो किसी से भी रिएक्शन कर देता है, तो प्लास्टिक जो होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है। You know that metals like iron get rusted when left exposed to moisture and air। तो हमने देखा होगा कि जब हम क्या करते हैं, कभी जो लोहे से बनी चीजें होती है उसको हम बाहर रख दें, पानी या बाहर रख दें, तो क्या होता है, तो पानी और हवा में वो क्या करता है, उसके ऊपर एक भूरी भूरी सी परत चढ़ जाती है ना, तो उससे क्या होता है, लोहे, हम कहते हैं कि लोहे में जंग लग गया, तो उससे लोहे में जंग लग जाता है। और वो जंग क्यों लग रहा है, क्योंकि जो आयरन है वो रिएक्टिव है काफी, और वो किससे रिएक्ट कर रहा है, एयर और वाटर से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, वो उसमें क्या लग जा रही है, जंग लग जा रहा है। बट प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। लेकिन जो प्लास्टिक होता है उसको हम कहीं भी रखें तो वो क्या करता है, पानी और हवा से रिएक्शन नहीं करता है। दे आर नॉट कोरोडेड इजिली, उनमें आसानी से जंग नहीं लगता है। दैट इज वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटीरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। इसलिए प्लास्टिक का यूज़ बहुत सारे मटेरियल्स जैसे कि केमिकल्स हैं उनको स्टोर करने में भी किया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव है, तो उसमें हम कोई भी केमिकल रखेंगे तो रिएक्शन नहीं करेगा। प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक जो है वो हल्का होता है,
स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होता है और ड्यूरेबल मतलब काफ़ी टिकाऊ होता है, तो बहुत टाइम तक वो चल सकता है। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स दैट वर यूज्ड इन द पास्ट। आपको क्या करना है, आपके पेरेंट्स और आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी हैं उनसे पता करना है कि जब उनके टाइम पर किस प्रकार की जो बकेट्स थी वो यूज़ होती थी, जो बाल्टियाँ थी वो यूज़ होती थी। वट इज़ द मटीरियल ऑफ बकेट्स और मग यू आर यूजिंग टूडे, और आजकल आप किसकी बनी बकेट्स और मग्स का यूज़ कर रहे हो। वट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द प्लास्टिक कंटेनर, और प्लास्टिक के जो कंटेनर हम यूज़ करते हैं उनका क्या एडवांटेज है, क्या लाभ है, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं उनको। सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो बहुत ज़्यादा हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत होता है, ड्यूरेबल टिकाऊ होता है, एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज, और उसको आसानी से किसी दूसरे शेप और साइज में हम ढाल ढाल सकते हैं उनको। इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पसेस, तो बहुत सारे पर उद्देश्य के लिए प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स, और प्लास्टिक जो होते हैं वो मेटल यानी कि जो धातु होती है जैसे लोहा है हमारा, चांदी, तांबा, ये सब है, तो इनसे बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं प्लास्टिक्स। दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स, तो ये जो प्लास्टिक्स है इनका यूज़ बहुत ज़्यादा किस में किया जाता है, जो घरेलू सामान होता है ना हमारे किचन के अंदर या घर में जो भी यूज़ होता है उनको बनाने में प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर दैट यू यूज़ इन डेली लाइफ। आपको क्या करना है, डेली लाइफ में आपके पास जो जो कंटेनर प्लास्टिक के कंटेनर हैं उनकी आपको लिस्ट बनानी है। उसके बाद अगला है प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स, जो प्लास्टिक्स हैं वो पुअर कंडक्टर्स यानी कि बहुत कम चालन करते हैं ये बिजली और किसका, हीट का। हमने पढ़ा था कि ये हीट और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके पुअर कंडक्टर होते हैं। यू हैव लर्नड अबव द प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो हमने ऊपर भी पढ़ा है कि जो प्लास्टिक्स होते हैं वो बिजली और हीट के पुअर कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि इसमें से जो बिजली होती है और जो ऊष्मा होती है बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रवाहित होती है, बहुत कम, ना के बराबर हम कह सकते हैं। दैट इज वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग, इसलिए जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उसके बाहर प्लास्टिक की कवरिंग करी जाती है। एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक, और जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसका जो हैंडल होता है प्लास्टिक का बना होता है। as mentioned above, handles of frying pans are also made of plastic, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि जो फ्राइंग पैन्स होते हैं जो हमारे किचन में यूज होते हैं उनके हैंडल्स जो होते हैं वो भी किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है, ताकि खाना बनाते टाइम जो बर्तन होता है वो गर्म तो होता है, लेकिन अगर हम उसके बाहर प्लास्टिक की कवरिंग चढ़ा देंगे तो फिर वहां पे वो गर्म नहीं होगा, जिससे हमारा हाथ जलने से बच सकता है। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, प्लास्टिक्स फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री, जो हमारी हेल्थ केयर इंडस्ट्री है कि हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें भी बहुत सारे यूजेस हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ देयर यूज आर पैकेजिंग ऑफ टेबलेट्स, जैसे कि हम जो दवाइयाँ होती हैं उनको पैक करते हैं प्लास्टिक्स में। थ्रेड्स यूज फॉर स्टिचिंग वुंड्स, और जो हमारे घाव सनने के लिए जो थ्रेड्स यूज किए जाते हैं वो भी किसके बने होते हैं, प्लास्टिक्स के। सिरिंजेस हमारी प्लास्टिक की बनी होती है। डॉक्टर्स ग्लव्स, जो डॉक्टर्स के ग्लव्स होते हैं वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं। और एंड अ नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स उपकरण हैं वो किसके बने होते हैं, प्लास्टिक्स के बने होते हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज इन माइक्रोवेव ओवन्स फॉर कुकिंग फूड, तो प्लास्टिक के जो कुकवेयर होते हैं यानी कि बर्तन होते हैं वो किस में भी यूज होते हैं, माइक्रोवेव जो ओवन होता है हमारा उसमें खाना बनाने में भी यूज किए जाते हैं। इन माइक्रोवेव ओवन्स, तो माइक्रोवेव में क्या होता है, द हीट, गर्मी से खाना तो पक जाता है लेकिन जो जो हमने यूज किया था कंटेनर बर्तन जो भी वेसल यूज करी थी वो उसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है हीट से। टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक, तो टेफ्लॉन भी एक प्रकार का क्या है, प्लास्टिक है जिस पर जो ऑयल है और पानी है वो नहीं चिपकता है। इट इज यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर, तो बर्तन जिन बर्तनों में जो बर्तन नॉन स्टिक होते हैं ना उसकी कोटिंग करने के लिए, उसकी परत बनाने के लिए हम टेफ्लॉन का यूज करते हैं, क्योंकि टेफ्लॉन क्या होता है, टेफ्लॉन एक ऐसा प्लास्टिक है जिस पर ऑयल या वाटर नहीं चिपकता है। उसके बाद है फायर प्रूफ प्लास्टिक्स, यानी कि ऐसे प्लास्टिक जिसमें आग नहीं पकड़ती हो। ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर कैचेस फायर इजिली, जबकि हमें पता है कि सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो उनमें आसानी से
आग पकड़ लेती है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन, जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं उनकी जो यूनिफॉर्म, उनकी जो ड्रेस होती है वो हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन, वो किसकी बनी होती है, मेलामाइन की बनी होती है, प्लास्टिक टू मेक देम फ्लेम रेजिस्टेंट, ताकि जो मेलामाइन क्या करता है उसमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, आग को सहन करने की यानी कि गर्मी को सहन करने की क्षमता होती है मेलामाइन के अंदर। तो मेलामाइन का यूज़ किया जाता है जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं उनकी ड्रेसेस बनाने में। अब पढ़ेंगे हम प्लास्टिक्स एंड एनवायरनमेंट। तो प्लास्टिक का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे पर्यावरण पर। व्हेन वी गो टू द मार्केट, जब हम बाजार जाते हैं, वी यूजुअली गेट थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक और पैक्ड और पॉलीथीन बैग। तो हम कुछ भी चीज़ें खरीदते हैं तो हमें पॉलीथीन बैग मिलती है या फिर प्लास्टिक की जो चीज़ें होती है उसमें रैप करके हमें कोई भी चीज़ दे दी जाती है। दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग accumulated इन आवर होम्स। तो इसलिए क्या हो रहा है, यही रीज़न है कि जो प्लास्टिक का जो वेस्ट है, कचरा है, वो हमारे घर में इकट्ठा होते जा रहा है। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे टू दी गार्बेज। तो फिर क्या होता है, हम कूड़े में फेंक देते हैं प्लास्टिक्स को। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज अ मेजर प्रॉब्लम। वाई? तो जो प्लास्टिक्स है उसका डिस्पोजल यानी कि उसका निपटान बहुत एक मेजर प्रॉब्लम, बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो आसानी से सड़ता नहीं है। अ मटीरियल विच गेट्स डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। तो ऐसा मटेरियल जो बैक्टीरिया के एक्शन से या कुछ नेचुरल प्रोसेस से क्या हो जाता है, आसानी से सड़ गल जाता है, उसको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। जैसे हमारा क्या सड़ रहा था, जो वेजिटेबल वेस्टेज थी वो सड़ जा रहा था और खाना सड़ जा रहा है, तो वो बायोडिग्रेडेबल है। A material which is not easily decomposed by natural process is termed as non-biodegradable। और ऐसे मटेरियल जो जो नेचुरल प्रोसेस होती है उसके द्वारा वो आसानी से सड़ते नहीं हैं, तो उनको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जो हमारा प्लास्टिक होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, किसी बैक्टीरिया की एक्शन से भी ये नहीं सड़ता है। यहाँ पर एक टेबल दी गई है, टेबल 3.3। टाइप ऑफ वेस्ट यानी कि जो व्यर्थ पदार्थ है, वर्ज्य पदार्थ है, उनके प्रकार क्या क्या हो सकते हैं और वो कितना टाइम लेते हैं डिकम्पोज होने में। नेचर ऑफ मटेरियल, और वो किस प्रकार का मटेरियल होगा, ठीक है। पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ। तो खाना खाने के बाद क्या बच जाता है, जो सब्जी के छिलके होते हैं और जो फ्रूट्स के छिलके होते हैं, तो वो सड़ने में लेते हैं लगभग 1 से 2 हफ्ता लेते हैं। और तो ये क्या है, जब आसानी से सड़ गल जा रहे हैं तो उनको हम रखेंगे बायोडिग्रेडेबल में। उसके बाद पेपर है, पेपर लेता है 10 to 30 डेज, तो सड़ तो रहा है वो, तो हम इसको रखेंगे बायोडिग्रेडेबल में। उसके बाद है कॉटन क्लोथ, जो कॉटन के कपड़े होते हैं ये लेते हैं 2 से 5 महीने डिकम्पोज होने में, तो ये भी आ जाएगा हमारे बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में। उसके बाद आता है वूल, ये लेता है 10 से 15 साल, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। वुलन क्लोथ्स अबाउट अ ईयर, 1 साल हो जाता है, 1 साल में सड़ जाते हैं, तो ये वुड, ये लकड़ी थी तो लकड़ी लेती है 10 से 15 साल, ठीक है। ये हो गया बायोडिग्रेडेबल। उसके बाद वुलन क्लोथ यानी कि जो गर्म कपड़े हैं, ये लेता है लगभग 1 साल सड़ने में, तो ये भी बायोडिग्रेडेबल है। और उसके बाद है टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल्स केन्स। तो ये जो मेटल्स हैं ये लेते हैं 100 से 500 साल लेते हैं डिकम्पोज होने में, तो इसको हम रखेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में। उसके बाद है जो प्लास्टिक बैग्स का हम यूज़ करते हैं, पॉलीथीन बैग्स का, तो ये बहुत साल लेते हैं सड़ने गलने या डिकम्पोज होने में, या होते ही नहीं है, तो इनको हम रखेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में। सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, तो प्लास्टिक जो होते हैं कुछ साल लेते हैं डिकम्पोज होने में। इट इज़ नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, तो ये पर्यावरण हितैषी नहीं है, यानी कि हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक्स जो होते हैं बहुत साल लेते हैं डिकम्पोज होने में। इट कॉजेज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जिससे क्या होता है हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न ईजिली। और जो सिंथेटिक मटेरियल होते हैं वो धीरे धीरे जलते हैं और पूरी तरह भी ये नहीं जल पाते हैं। इन द प्रोसेस इट रिलीजेस लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे जलता है तो हमारे एटमॉस्फेयर में यानी कि हमारा जो वायुमंडल है उसमें
बहुत सारी पॉइजनस गैसेस छोड़ता है, जिससे क्या होता है एयर पोल्यूशन, यानी कि हमारी जो हवा है वो पोल्यूशन उसमें एयर पोल्यूशन हो जाता है, यानी कि हवा जो होती है वो पोल्यूटेड हो जाती है। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप, तो क्या आपने कभी कूड़े का ढेर देखा है जहाँ पर कूड़ा इकट्ठा किया जाता है पूरे शहर का। वेयर एनिमल्स स्पेशली काउज आर ईटिंग गार्बेज, तो आपने देखा होगा कि जो एनिमल्स है जैसे कि काउज और जो और भी एनिमल्स है तो वो क्या करते हैं कूड़ा खाती हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट, तो फूड वेस्ट खाने के चक्कर में वो क्या कर देते हैं दे सॉलो मटीरियल्स लाइक पॉलिथीन बैग्स एंड रैपर्स ऑफ फूड, तो वो क्या करते हैं जो पॉलिथीन बैग्स हम कूड़ेदान में डाले रखते हैं वो भी खा जाते हैं वो। कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेज, तो क्या आप इनके परिणामों के बारे में सोच सकते हैं कि क्या हो सकते हैं इनके कॉन्सिक्वेंसेज। द प्लास्टिक मटीरियल चोक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दिस एनिमल, तो जो प्लास्टिक मटीरियल होता है जो प्लास्टिक की बनी चीजें होती है वो इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि जो श्वसन तंत्र होता है उसको प्रभावित करता है, उसको ये ढक लेता है, एक प्रकार से ढकले बंद कर देता है। और फॉर्म्स अ लाइनिंग इन द स्टमक्स एंड कैन बी द कॉज ऑफ देयर डेथ, और उनके पेट में एक लाइनिंग बना देता है जिससे इनकी क्या हो जाती है डेथ हो जाती है, मर जाते हैं। The polybags carelessly thrown here and there are responsible for clogging the drains, और जो ड्रेन्स होती है जो ड्रेनेज के लिए हम बनाए रखते हैं क्षेत्र वगैरह तो वो बंद हो जाती है पॉलीबैग्स की वजह से, जो हम इधर उधर ऐसे ही फेंके रहते हैं। समटाइम्स वी आर वेरी केयरलेस, कभी कभी हम इतने केयरलेस हो जाते हैं कि एंड थ्रो द रैपर्स ऑफ चिप्स, हम क्या करते हैं चिप्स खा के बिस्किट्स खा के और भी खाने की चीजें खा के हम क्या करते हैं रोड या पार्क्स में फेंक देते हैं। शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग, तो हमें क्या ऐसा करने से पहले हमें 2 बार सोचना चाहिए। और एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते व्हाट मेजर्स डू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेसेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक, तो एक रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप कौन कौन से ऐसे सुझाव देना चाहेंगे जिससे हमारे जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहां पर ये प्लास्टिक वगैरह इकट्ठा ना हो और वो हमेशा पॉल्यूशन फ्री रहे। तो क्या कर सकते हैं हम, अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, तो हमें क्या करना है कम से कम प्लास्टिक्स का यूज करना है, ऐसे आर्टिकल्स का कम से कम यूज करना है जो प्लास्टिक्स की बनी होती है। मेक यूज ऑफ बैग मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग, तो जब आप शॉपिंग के लिए जा रहे होते हैं तो आप कैसे बैग्स का यूज करें जो कॉटन की बनी होती है या फिर जूट की जो बनी होती है। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली, तो जो बायोडिग्रेडेबल जो यानी कि जो आसानी से सड़ सकता है और जो नहीं सड़ पाता है उस कूड़े को हम अलग अलग इकट्ठा करें। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स, अपने घर में भी इसको ट्राई कीजिए। आप क्या कर सकते हैं जो सड़ने करने वाली चीजें होती है उनको एक अलग डस्टबिन में इकट्ठा कर सकते हैं और जो नहीं सड़ने वाली होती है उनको एक अलग से डस्टबिन में इकट्ठा कर सकते हैं। Can you suggest some other ways in which you can contribute towards reducing the use of plastic material, तो कुछ और भी तरीके हैं जिससे हम ये प्लास्टिक का यूज है उसको कम किया जा सकता है। इट इज बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट, तो रिसाइकिल का मतलब होता है किसी प्लास्टिक के चीज को फिर हमने उस दूसरी चीज में कन्वर्ट कर दिया, उसको दूसरे उसके आर्टिकल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, उसको रिसाइकिल करना। मोस्ट ऑफ दी थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकिल, तो बहुत सा हमने पढ़ा कि जो थर्मोप्लास्टिक होता है वो हीट अगर हम उसको देंगे तो वो आसानी से मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होगा तो हम उसको किसी और स्ट्रक्चर उसका कोई और स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो बहुत सारे जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं वो उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकिल्ड, आपको लिस्ट बनानी है उन चीजों की जो रिसाइकिल हो सकती हैं। However, during recycling, तो रिसाइकलिंग के दौरान सर्टेन कलरिंग एजेंट आर एडेड, हम क्या करते हैं कुछ कलरिंग एजेंट कलर्स डालते हैं। दिस लिमिट्स इट्स यूजेस स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, इससे क्या होता है कि हम उन पर क्या कर सकते हैं फूड को स्टोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने कलरिंग एजेंट उसमें ऐड कर दिया है जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर दैट 4R प्रिंसिपल, तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आपको ये जो 4R वाला प्रिंसिपल है वो हमेशा याद रखना चाहिए, जो क्या है रिड्यूस, रिड्यूस यानी कि कम यूज करना, रीयूज दोबारा यूज करना, रिसाइकिल उसको जैसे कोई प्लास्टिक की चीज है वो खराब हो गई और फिर उसको हम रिसाइकिल करके उसको हीट करके हम उसको किसी और प्लास्टिक की कोई और चीज उससे बना सकते हैं। और उसके बाद है रिकवर,
डेवलप हैबिट्स विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और ऐसी हैबिट्स बनाएं जो हमारे पर्यावरण के लिए पर्यावरण फ्रेंडली हो, यानी कि पर्यावरण के हितैषी हो, जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं हो। तो हम क्या कर सकते हैं अपने पर्यावरण से ये पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन को हटाने के लिए? हम ये 4R वाला जो प्रिंसिपल है उसको यूज कर सकते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर को। फाइबर वाइज, तो डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज और ऑन द लैंड। क्या करना है हमें, जो प्लास्टिक बैग्स होती है उनको हमें वाटर बॉडीज यानी कि जैसे जो नदी है और झील, तालाब वगैरह और रोड में नहीं फेंकना है। टेक अ कॉटन कैरी बैग और अ जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग, और जब भी आप शॉपिंग के लिए जाते हैं आपको कॉटन का बना बैग या फिर जूट का बना बैग ले जाना है। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटीरियल्स, एग्जाम्पल यूज अ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ अ प्लास्टिक वन। तो आप क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक की बनी चीज़ों का कम से कम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, लंच बॉक्स हम प्लास्टिक का ले जाते हैं, तो उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, स्टील का बना जो लंच बॉक्स होता है उसका यूज़ कर सकते हैं। एक बार समरी देख लेते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स लाइक नेचुरल फाइबर्स आर मेड ऑफ वेरी लार्ज यूनिट्स कॉल्ड पॉलीमर। पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ मैनी स्मॉलर यूनिट्स। तो सिंथेटिक फाइबर और जो प्लास्टिक्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, छोटी छोटी बहुत यूनिट्स की बनी होती है, और ये यूनिट्स मिलकर क्या बनाती है, पॉलीमर, और ये यूनिट्स क्या कहलाती है, पॉलीमर कहलाती है। While natural fibers are obtained from plants and animals, synthetic fibers are obtained by chemical processing of petrochemical like natural fibers. These fibers can also be woven into fabrics. तो जैसे जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। वैसे ही जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो हमें मिलते हैं पेट्रोकेमिकल से, ठीक है, जैसे कोल, पेट्रोल वगैरह, उससे मिलता है हमें। लाइक नेचुरल फाइबर्स, दीज फाइबर्स कैन ऑल्सो बी वोवन इनटू फैब्रिक। तो जैसे हम नेचुरल फाइबर्स को किस में बदलते हैं, कपड़े में बदलते हैं, वैसे ही जो आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं हमारे, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, कपड़ों में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि इनसे हम कपड़ा बना सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स फाइंड यूजेस रेंजिंग फ्रॉम मैनी हाउस होल्ड आर्टिकल्स लाइक रोप्स, बकेट्स, फर्नीचर, कंटेनर एक्सेट्रा, टू हाईली स्पेशलाइज यूजेस इन एयरक्राफ्ट, शिप्स, स्पेसक्राफ्ट्स, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। तो जो सिंथेटिक फाइबर्स है उनका बहुत जगह हम यूज़ करते हैं, जैसे कि जो हमारा घरेलू सामान है, रस्सियाँ, बकेट्स, फर्नीचर, कंटेनर, और हमारी जहाज़ों में, शिप्स में, स्पेसक्राफ्ट में, और हेल्थ केयर यानी कि जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है वहाँ पर, हॉस्पिटल्स वगैरह में हम यूज़ करते हैं इसको। Depending upon the types of chemicals used for manufacturing synthetic fiber, they are called rayon, nylon, polyester and acrylic. तो किस टाइप का यूज किया गया है उस पे कुछ क्या बनाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं। अलग अलग केमिकल्स का यूज करके अलग अलग प्रकार के सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं, जैसे रेयॉन है, नाइलॉन है, पॉलिएस्टर है, एक्राइलिक है। रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कह रहे थे, और रेयॉन कैसे मिल रहा था, जब हमने वुड पल्प की केमिकल ट्रीटमेंट कराई थी। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर डिफर फ्रॉम वन अनदर इन देयर स्ट्रेंथ। तो जो फाइबर्स होते हैं वो हर एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। कैसे अलग अलग हो सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती में, वाटर अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, और उनकी जो पानी को सोखने की क्षमता होती है, नेचर ऑफ बर्निंग, और वो कैसे जलते हैं, कॉस्ट, उनका प्राइस क्या है, ड्यूरेबिलिटी यानी कि वो कितना चलते हैं, टिकाऊ कैसे हैं। तो ये सब के अलग अलग होते हैं, सभी फाइबर्स के अलग अलग होते हैं। टुडे लाइफ विदाउट प्लास्टिक कैन नॉट बी इमेजिन। तो आज हम प्लास्टिक के बिना लाइफ को नहीं सोच सकते कि लाइफ पॉसिबल है प्लास्टिक के बिना। बी बी इट होम और आउटसाइड, प्लास्टिक इज एवरीवेयर। तो चाहे घर में हो या बाहर हो, प्लास्टिक ही सब जगह है। द वेस्ट क्रिएटेड बाय प्लास्टिक इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, और जो प्लास्टिक का जो वेस्ट होता है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, यानी कि वो हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। ऑन बर्निंग प्लास्टिक्स रिलीज पॉइजनस गैसेस। तो प्लास्टिक के जलने से बहुत सी पॉइजनस गैसेस रिलीज होती है, बहुत सी पॉइजनस गैसेस निकलती हैं। ऑन डंपिंग द ग्राउंड दे मे टेक ईयर्स टू डीजेनरेट। तो अगर हम जमीन के नीचे भी उनको काट दें तो क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा साल लेते हैं वो डिजेनरेट, उनको सड़ने गलने में। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर, क्योंकि वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। We need to use synthetic fibers and plastic in such a manner that we can use their good qualities and at the same time minimize the environmental hazards for the
लिविंग कम्युनिटीज। तो सिंथेटिक फाइबर्स का या प्लास्टिक्स का हमें ऐसे यूज करना है कि उसका उनसे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।